गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जम्मू कश्मीर का जो असेंबली का सेशन था, उस सेशन के अंदर यूनैनिमसली सबने कंडेम किया टेरर स्ट्राइक को। आप लोग जानते ही होंगे कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आज के समय उमर अब्दुल्ला जी हैं। इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये बताया कि हालांकि सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टूरिज्म मिनिस्टर, इनकी ये जिम्मेदारी बनती थी। एंड साथ ही साथ उन्होंने माफ़ी मांगी है लोगों से कि वो लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाए। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कितनी बार मैं माफ़ी मांग लूँ, पर जो लोगों का दुख है, जो लोगों का दर्द है, वो समझ सकते हैं कि वो कभी भी कम नहीं हो सकता। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने बात करी कश्मीरी भाइयों की भी, कि क्योंकि एक्चुअली काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार कश्मीरी लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीरी भाइयों ने इस पर्टिकुलर टेरर अटैक को यूनानिमसली कंडेम किया है। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे कश्मीरी भाई ऐसे हैं जिन्होंने टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा मदद करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, एक पोनी वाला था जो अपनी जान को रिस्क पे डालकर उसने टूरिस्ट को बचाया। उसी तरह से एक फल बेचने वाला फ्रूट सेलर था जो, उसने भी डल लेक के ऊपर फ्री खाना दिया जो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो फंसे हुए थे। इस तरह से हजारों एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कश्मीरी जो हैं बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रेंडली होते हैं, सबके साथ बहुत ही वार्मथ के साथ सबको वेलकम करते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो एक्शंस लिए थे उनको भी बिल्कुल यहाँ पे समर्थन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे देखना, बाकी और जो एक्शंस लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, तो इन्होंने बताया है कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर का जो हाउस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। दोस्तों, डेट है आज की 29 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सी सेट में फेल हो गया। तो सर सी सेट में सर ऋषभ सर का इस बार मैंने वीडियो देखा सर। अगर वो मतलब अभी मैं उनसे मिल नहीं पाया, जो मैं मिलूंगा तो उनको सबसे ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल रहूंगा सर। सी सेट के मैं शॉर्ट वीडियोस बनाए, शॉर्ट सर नोट्स बनाए मैंने सर। इसके वजह से सी सेट में सर इजीली मैं सर पास कर गया सर। उसी में मुझे सबसे ज़्यादा डर था। फिर सर इस बार मेंस दिया, फिर सर आपके सामने खड़ा हूँ इंटरव्यू दी करके, इससे सर 498 रैंक हासिल हुई मुझे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके ऑफर्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं टिल 29 अप्रैल। तो हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सारे कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं एंड अंडरस्टैंड करेंगे हम एजेंटिक एआई के बारे में। थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले ना हमें दो वर्ड्स अंडरस्टैंड करने होंगे। एक है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और दूसरा है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इसी को समझते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को। देखो, जैसे आप लोग जीमेल इस्तेमाल करते हो, राइट? अब जीमेल जब आप इस्तेमाल करते हो, आप तो डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को मेल भेजना है या मेल रिसीव करना है, वट एवर इट माइट बी, आप तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को यहाँ पे हैंडल करते हो ना। कुछ ऐसा थोड़ी है कि आप देखते हो कि मेरी मेल कहाँ पे स्टोर हो रखी है, कैसे मैं उसको मेंटेन करूँ, क्या चीज़ें करूँ। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप थोड़ी ना कहीं आईटी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगाते हो उसके रिगार्डिंग। किसी बिजनेस ने, किसी ने कुछ आपके लिए काम कर रखा है, आपको डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली इस्तेमाल ही करना है। तो इसी को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोला जाता है। यानी कि एप्लीकेशंस प्रोवाइडर की तरह होस्टेड है एंड जब यूजर का मन करेगा ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस किया जा सकता है। आपको क्या पता आपकी मेल्स कहाँ पे स्टोर हो रखी हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है कि कैसे कैसे चीजें बैकएंड में काम कर रही हैं? आपको मेल भेजना है, आप भेज पा रहे हो। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पर यूजर सब्सक्राइब करते हैं सॉफ्टवेयर को रेदर देन बाइंग एंड इंस्टॉलिंग इट। तो इसके फीचर्स आप देख पाओगे, क्लाउड बेस्ड एक्सेस हो गया, सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जैसे कई बार, ठीक है, मंथली ईयरली हो गया। तो कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे, जैसे आपका जीमेल हो गया, डॉक्स हो गया, ड्राइव हो गया। ये गूगल वर्क स्पेस आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। एंड फायदा यही है कि इससे कहीं ना कहीं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है एंड जो इंडिविजुअल है वो अपने कोर काम उसके ऊपर वर्क कर पाएगा रेदर देन वरिंग की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज किया जा पाए। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पर एक चीज इसका उल्टा भी होता है, दैट इज सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। अब इसका मतलब क्या है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर? क्या, देखो इस बात को भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ना, तो एआई के पास बहुत सारी पावर्स आती जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ना एआई
डेटा को बहुत आराम से एनालाइज कर सकता है एंड आपको उसके बेसिस के ऊपर कुछ सजेशंस दे सकता है एंड एक्शन भी ले सकता है, राइट। तो दरअसल में सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर में यही चीज़ होती है कि जो आपके इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स है ना, वो क्या करेंगे, वो ऑटोनमसली सर्विसेज डिलीवर करेंगे डायरेक्टली थ्रू द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, बिना किसी लोगों की इंटरवेंशन के। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्मार्ट बॉट्स देखे होंगे, ये कहीं ना कहीं लीगल डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कर लेते हैं बिना लोगों की या बिना एक यूजर की एक इंटरवेंशन के। उसी तरह से मान लीजिए कोई एआई पावर्ड हेल्थ केयर डायग्नोसिस असिस्टेंट है, ये अपने आप ही देख लेगा कि यार क्या बीमारी हुई है, उसको डेटा से एनालाइज कर लेगा एंड क्या फ्यूचर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए उसको यहाँ पे सजेस्ट कर पाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर लगभग जो ह्यूमन सुपरविजन है वो लगभग ना के बराबर हो चुका है, राइट। एआई अपने आप से सारी की सारी चीजें यहाँ पे कर रहा है बहुत हाईली पर्सनलाइज्ड लेवल के ऊपर। ये होता है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस एआई एजेंट्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि ट्रेडिशनल जो सैस सोल्यूशन है उनको यहाँ पे रिप्लेस किया जा पाए, उसके बेसिस पे उनकी टाइम वगैरह भी यहाँ पे बच जाता है। ये है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब ना जैसे जैसे एआई आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। अब इंडिया के अंदर ना एजेंटिक एआई प्रोफेशनल्स की कमी है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, ये जो सर्विस एज सॉफ्टवेयर बना ये कैसे बना होगा सर, इसमें बहुत सारा डेटा वगैरह फीड किया होगा, इसको बनाने के अंदर भी तो हमें एआई प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल हुआ होगा ना शुरुआत के अंदर। तो इंडिया में वो एआई प्रोफेशनल्स की कमी है। इसी को बोलते हैं एजेंटिक एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग, एक्शन टेकिंग एंड एडेप्टिव लर्निंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जो सजेस्ट कर पाए, एनालाइज कर पाए, एक्ट कर पाए, उसी को हम बोलते हैं एजेंटिक एआई। तो ये काम कैसे करता है सर एजेंटिक एआई? यहाँ पर पहले तो बहुत सारा डेटा एक तरह से परसीव किया जाता है, उसको टास्क को अंडरस्टैंड करता है एंड पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पे बताता है, फिर उस टास्क को एक्शन में परफॉर्म करता है एंड कहीं ना कहीं फीडबैक के माध्यम से अपने पुराने जो उसने एक्सपीरियंस से सीखा है उसको आगे और इम्प्रूव करता रहता है। इसी को बोलते हैं हम फीडबैक लूप। तो इस तरह से एजेंटिक एआई यहाँ पे वर्क करता है डेटा के थ्रू एंड उस तरह से इंडिपेंडेंट एनालिसिस यहाँ पे करता रहता है। तो इसके बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोनमस व्हीकल्स हो गया। अब व्हीकल्स जो कहीं ना कहीं सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स वगैरह होती हैं उसमें ये काम डेफिनेटली एजेंटिक एआई का होता ही होता है। उसके अलावा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर इनोवेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यानी कि ना इंडिया को भी चाहिए कि हमारे जो एआई प्रोफेशनल्स हैं वो एजेंटिक एआई प्रोफेशनल्स की तरह काम करें, ठीक है। और हम इंडिया में इसको एआई को हम और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करें ताकि हमारे पास भी अच्छे खासे प्रोफेशनल्स हो जो एजेंटिक एआई की फील्ड के अंदर भारत को आगे लेके जा पाए। ये डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, दैट इज यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों जून के महीने में यानी कि 9 जून से लेकर 13 जून के बीच में ना नाइस नाइस क्या है, फ्रांस के अंदर एक सिटी है, वहां पर क्या होगा, फ्रांस एंड कोस्टा रिका यहाँ पर को होस्ट करेंगे थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जून के महीने में यहाँ पे होने जा रही है। दरअसल में ना ऑलरेडी यहाँ पे 2 ओशियन कॉन्फ्रेंस हमारी हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो आप नोटिस कर पाओगे, जो पहली यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2017 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जहां पर हमने बात करी थी कि किस तरह से ओशन हेल्थ को हम बेहतर कर सकते हैं। उस टाइम के ऊपर वॉलेंटरी कमिटमेंट्स करी गई थी, यानी कि अपनी मर्जी से आज जो आप कमिट करना चाहो। सेकंड के अंदर क्या हुआ, जो लिस्बन के अंदर हुई थी, वहां पर हमने मैरीन प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग आपस में देश कैसे कॉपरेट कर पाए उसके रिगार्डिंग काम किया। अब ये जो तीसरी ओशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम इनको कंक्रीट एग्रीमेंट्स के अंदर लेकर आ पाएंगे ताकि वाकई में कोई ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे काम हो पाए। दिस इज द फोकस ऑफ द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। पर पॉइंट ये आएगा कि सर हम इसको कर क्यों रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंसेस को जो इतनी 2 हो चुकी हैं और तीसरी हम करेंगे। इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। जैसे एसडीजी 1 आपने सुना होगा ना, नो पॉवर्टी, उसी तरह से एसडीजी 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर। हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ओशियंस को कंजर्व करना चाहते हैं, उसमें देशों को साथ में आना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इसीलिए जो थर्ड ओशन कॉन्फ्रेंस अब होगी जून के मंथ के अंदर, उसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, बिजनेस लीडर, एक्टिविस्ट, सिटीजन आएंगे जो कहीं ना कहीं साथ मिलकर ओशन सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे काम करना चाहेंगे, राइट। तो इस तरह से इसका ओरिजिन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस बार के ओशन कॉन्फ्रेंस 3 के अंदर 3 आपको प्रायोरिटी एरियाज देखने को मिलेंगे। पहला है कि किस तरह से हम मल्टीलैटरल प्रोसेसेस को कंप्लीट करें जो ओशन के साथ लिंक्ड हैं। इसके अलावा
पैसे का जुगाड़ करें ताकि हमारा SG14 हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एंड प्रायोरिटी नंबर 3 ये है कि कैसे हम पॉलिसी मेकिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसको हम बेहतर नॉलेज को लोगों तक यहाँ पर पहुँचा पाएँ, ये यहाँ पे फोकस रहने जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जून मंथ में होगी यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। पर पॉइंट ये आता है कि क्या सर अभी तक कुछ हुआ है इन चीज़ों के रिगार्डिंग? हाँ देखो, बिल्कुल। आप लोगों ने ना एक BBNJ एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। ये बहुत ही फेमस एग्रीमेंट है। इसका मीनिंग क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, या फिर कई बार ना BBNJ एग्रीमेंट को हम लोग हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। अब इस पर्टिकुलर ट्रीटी का पर्पस यही है, या एग्रीमेंट का, कि हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हमारे मेरीन बायोडाइवर्सिटी का। हम चाहते हैं कि मेरीन बायोडाइवर्सिटी का एक तरह से सस्टेनेबल यूज़ हो, उसका मिसयूज़ ना हो। तो इकोसिस्टम सेंट्रिक एक अप्रोच हमने यहाँ पे अडॉप्ट करी है अंडर BBNJ एग्रीमेंट, अंडर द UN कन्वेंशन, जो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। अभी यहाँ पर ना देखो, ये 2 साल पहले की बात है, अभी ये इफेक्टिव हुआ नहीं है। इसको इफेक्टिव में आने के लिए 60 कंट्री से की रेटिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स, जैसे फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट यही है कि मरीन इंडस्ट्रीज को हम थोड़ा सस्टेनेबल बनाएं, फ्यूचर नीड्स का भी हम एक तरह से ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाएं, पब्लिक एजुकेशन को हम डेफिनेटली बढ़ाएं, ये सारे फोकस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो फ्रांस वी आर द ओशन फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा भारत की सिटीज़ के अंदर। ब्लू टॉक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा दिल्ली के अंदर, ताकि कहीं ना कहीं जो थर्ड ओशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने जा रही है, उसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस हो एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन यहाँ पे सामने आ पाए। ये है UNOC3 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर PMLA। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना, ये 2020 में बना था, ताकि साइबर क्राइम के जो भी कहीं ना कहीं साथ इश्यूज है ना, उनके साथ हम डील कर पाएं, एंड एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर हम उसके साथ डील कर पाएं। ये इसका फोकस था। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि I4C, या जिसको हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं ना, ये एड्रेस करता है क्राइम को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर, ताकि साइबर क्राइम को टैकल किया जा पाए और उसमें देश की कलेक्टिव कैपेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो। ये फोकस रहता है इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। तो एक तरह का नोडल पॉइंट है साइबर क्राइम को कर्व करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को भी ये बिल्ड करवाने में मदद करता है इन फॉर्म ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, हाइजीन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी। अब जो यहाँ पे न्यूज़ थी, न्यूज़ पता क्या है कि इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बन तो 2020 में गया था, पर इसको अब PMLA के अंतर्गत लाया गया है। PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, अब इस सेक्शन 66 के अंदर लाने की वजह से हुआ क्या है ना, अब जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहीं ना कहीं आपस में शेयर करी जा पाई। यानी कि अब जो आपका I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, अब वो अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर पाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ED है ना हमारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उनके साथ ये डेटा शेयर कर पाएगा। उससे मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के अंदर मदद मिलेगी, जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के साथ लिंक है। तो इस तरह से रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, वो अपने फंक्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स लॉज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो इस वजह से यहाँ पर I4C को PMLA के अंदर यहाँ पे लाया गया है, ताकि मनी ट्रेल और साइबर क्राइम्स को कम्बैट करने के अंदर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिल पाए। तो ध्यान रखिएगा, I4C इज नाउ अंडर PMLA। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज राजा रवि वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ना राजा रवि वर्मा जी की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो आज ही के दिन, यानी कि 29 अप्रैल 1848 को हुआ था त्रिवेंद्रम के अंदर। राइट, तो आज के दिन हम इनकी 177th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट पे किया जाएगा इनको एट द किलीमनूर पैलेस। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हमें पेंटर देखने को मिलते हैं। इनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। एंड अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा दोस्तों बताया जाता है कि इन्होंने 7,000 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स कहीं ना कहीं बनाई थी जब उनकी डेथ होती है उससे पहले। ठीक है, अब
इनको जाना जाता है, इन्होंने जो एकेडमिक रियलिज्म लाया टू द विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन एपिक्स। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में इन्होंने क्या किया ना, वेस्टर्न पेंटिंग टेक्निक्स को इंडियन माइथोलॉजी के साथ कंबाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है दमयंती टॉकिंग टू अ स्वैन, हंसों के साथ जो बात कर रही थी, हंस के साथ। उसके अलावा शकुंतला जो दुष्यंत को ढूंढ रही है, नायर लेडी जो अपने बालों को संवार रही है, इसके अलावा शांतनु हो गया, मत्स्यगंधा हो गया, ये कुछ इनके बहुत बहुत फेमस हमें पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे इंडियंस के, बहुत सारे ब्रिटिशर्स के भी इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स करी, बट मेजर इनका फोकस था हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप मान सकते हो कि इंडियन आर्ट के अंदर इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर यहाँ पे माना जाता है। इनको पैटर्नाइज किया गया था बाय अयलियम थिरुनल, जो कि त्रवणकोर के रूलर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनके नाम में राजा जो नाम है, ये राजा दरअसल में इनको 1804 के अंदर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 1904 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, जो कि उस समय भारत के वायसरॉय थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने जो ऑयल पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑयल के साथ यहाँ पे पेंट किया करते थे। ही यूज टू हैव ऑयल पेंट फॉर पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप्स। ठीक है, तो इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट ऐसे माने जाते हैं। तो उन्होंने जो ऑयल पेंटिंग सीखी थी वो ब्रिटिश पेंटर थियोडर जेनसन से यहाँ पे सीखी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि महाभारत और रामायण पुराण के बहुत सारे सीन्स डिपिक्ट किए हैं। और साथ ही साथ इनकी जो पेंटिंग्स थी ना, उन्होंने दलित को काफ़ी मदद करी। कैसे? क्योंकि यार दलित को ना उस समय टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो दलित्स को भी पता लगा कि अच्छा, गॉड्स को विजुलाइज करना हो तो गॉडेसेस को, तो पेंटिंग्स के माध्यम से वो देख पाते थे। अदरवाइज उनको क्योंकि टेम्पल में एंट्री नहीं थी, तो देवर नॉट अवेयर कि किस तरह से आपके जो भगवान है वो दिखते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑयल पेंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एंड इनके आर्ट ने कहीं ना कहीं इंडियन मैन और वुमेन की जो स्टेटस को भी यहाँ पे दर्शाया है। बाकी इनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे आप इनके नाम एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला फॉर, जो इनका मैंने बताया था ना, नायर लेडी जो कहीं ना कहीं अपने बाल सवार रही थी, उसके लिए यहाँ पे इनको अवार्ड मिला। उसके अलावा वियना आर्ट एग्जीबिशन के अंदर अवार्ड मिला। वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन शिकागो के अंदर 3 गोल्ड मेडल मिले। 1904 के अंदर केसरी हिंद गोल्ड मेडल जो था ना, वो दरअसल में लॉर्ड कर्जन ने इनको यहाँ पे दिया था ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश एम्परर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्रेटर है जो मरकरी के ऊपर, जो इनके नाम के ऊपर यहाँ पे रखा गया है 2013 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं की ना बहुत सारे इनको अवार्ड्स और ऑनर्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, विवाह पत्तू एक 8 किलो की साड़ी है जिसके प्राइस है 40 किलो, वो एक बनाई गई थी एज अ ट्रिब्यूट टू हिज पेंटिंग्स। तो आप नोटिस कर पाओगे इनके वर्क्स के लिए इनको बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स और ऑनर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिवर सिटीज अलायंस को एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिवर सिटी अलायंस है क्या। सबसे पहले तो इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। रिवर सिटी अलायंस की जब मैं बात करता हूँ, 2021 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आज के समय इसके अंदर 145 सिटीज हैं, एंड कोई भी रिवर सिटी, ऐसी सिटी जो रिवर के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है, वो इस अलायंस को कभी भी ज्वाइन कर सकती है। अब होता पता क्या है, इन रिवर सिटीज के अंदर किस तरह से हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ा पाएं, इंटर सिटी कोलेबोरेशन कर पाए रिवर बेसिन के अंदर। यानी कि आप ऐसा समझो कि हम चाहते हैं रिवर सिटीज को बेहतर बनाना, उनमें अर्बन प्लानिंग बेहतर करना। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं रिवर सिटीज अलायंस के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड हर रिवर सिटी अलायंस को बोला गया है कि आप कहीं ना कहीं अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर इस initiative को लॉन्च किया गया था बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इन्होंने मिलकर कोशिश ये करी कि हम ना, जब एक रिवर को क्लीन रखें, उसमें इन्वायरमेंट का तो ध्यान रखना ही रखना है, पर उसकी इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन को भी एक तरह से कंसिडर करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कानपुर है। अब कानपुर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने भी अपने ना इस तरह से अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान इस तरह से डेवलप करे हुए हैं, कानपुर, अयोध्या, छत्रपति संभाजी नगर, मुरादाबाद, बरेली। ठीक है, एंड इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, इस माध्यम से मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स को अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है। एंड इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कौन कर रहा है? इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा रहा है बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये तो बात होगी रिवर सिटी अलायंस के रिगार्डिंग। पर अभी पता क्या हुआ है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, उसने एक्शन प्लान 2025 को यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। दरअसल में रिवर सिटी अलायंस तो हमने डिस्कस कर लिया, पर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम ये अर्बन प्लानिंग को, रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग को अच्छे से यहाँ पे कर पाएं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाएं। दैट इज द फोकस ऑफ एक्शन प्लान 2025। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि सिटी मास्टर प्लान इस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं
कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनको हम यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं कि कैसे ये अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान को आपने फॉर्मुलेट करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये तो चलो करंट अफेयर्स की वाली बात थी, पर जो क्वेश्चन अगर बनेगा ना वो रिवर सिटीज अलायंस या फिर आपके जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था जहां मैंने पूछा था कि कौन सी सी के रिगार्डिंग कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। तो आप अगर बात करेंगे ना एड्रियाटिक सी की, तो यहाँ पर आप अल्बेनिया हो गया, बॉस्निया एंड हर्जोगोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया, उसके अलावा साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्लोवेनिया हो गया, मॉन्टेनेग्रो हो गया, एंड इस साइड आपको इटली भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एड्रियाटिक सी की ये सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। बाकी देखो और तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, ब्लैक सी तो मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ये 6 देश आपको ब्लैक सी को बॉर्डर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी का भी मैंने आपको एक निमोनिक दिया था तारीख करके, ठीक है, कुछ बच्चों ने भी मुझे बताया था, ठीक है। तो कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आप सबको पता ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे उनको, जैसे आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, आपका रशिया हो गया, ईरान हो गया, आपका कजाकिस्तान हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें मेडिटेरियन सी की, तो बहुत सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, थोड़ा कल भी इसको डिस्कस किया था। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ आपके रेड सी की, तो रेड सी के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको इजिप्ट हो गया, आपका इर्थरिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, यमन, जिबूती, ये सारे आपको अलग अलग कंट्रीज आपको यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, राइट। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एंड अगर आप इसके हिसाब से आप जाएंगे तो आप क्लियरली ये बात रियलाइज कर पाओगे कि यहाँ पर आपका एड्रियाटिक सी अल्बेनिया तो बिल्कुल सही है, ब्लैक सी क्रोशिया बिल्कुल गलत है। कैस्पियन सी की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर डेफिनेटली आपका कजाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। मेडिटेरियन सी में मोरक्को भी यहाँ पे बहुत टच होता है, बट रेड सी के साथ सीरिया का यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं है। तो 2 एंड 5 इनकरेक्ट है, 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब कल के लिए मैंने आपके लिए एक होमवर्क जो दिया है ना, वो दरअसल में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में है। पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं, ये ऑपरेशन किसके साथ लिंक्ड हैं, कौन सा देश इसमें इन्वॉल्व था, तो ये देशों के नाम आप यहाँ पे फिल करोगे। जैसे इंडिया ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं कुछ देशों से रेस्क्यू मिशंस के लिए, कुछ और पर्पसेस के लिए, तो वो क्या हैं वो मिशंस, उनके किस कंट्री के साथ लिंकेज हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए, मतलब ये था कल का होमवर्क। उसमें था एक तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट की बात थी, तो दरअसल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो इसको रिलीज नहीं करता। हमने देखा था कि किस तरह से जो यूएन डेसा है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, एंड साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च, वो करता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की बात करें तो डेफिनेटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इनके द्वारा ही ड्राफ्ट करी गई थी, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो अक्षवी डिजिटल की बात करें ना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिजास्टर इफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट करने में मदद करता है। यस दैट इज करेक्ट। अक्षवी का हमने मतलब भी यहाँ पे समझा था किस तरह से आपदा की बात हुई थी, तो डिजास्टर डैमेज के रिगार्डिंग ये पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा ये सारे स्टेटमेंट्स, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।